नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं लूसेंट सीरीज। क्या देखने वाले हैं? लूसेंट सीरीज। ठीक है, लूसेंट का भंडारा देखने वाले हैं। ठीक है, आपके लूसेंट बुक से जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे लगभग आपके 15 क्लासों में कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, 15 क्लासों में आपके कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, जुड़ जाएंगे सभी साथी, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो क्या देखने वाले हम? लूसेंट सीरीज देखने वाले हैं। लूसेंट सीरीज। ठीक है, लूसेंट सीरीज लगभग 15 क्लासें होंगी। आज की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी साथी एक बार अपने साथियों से शेयर कर देंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या देखने वाले हैं, जीएस जीके का, जो 100% नए पैटर्न पर होंगे और लूसेंट के होंगे सभी सवाल। ठीक है, सभी साथी याद रखेंगे इसको। ठीक है, देखो आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। देखो कह रहा है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, और जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है उनको भी करके दिखाना है। देखो जब पड़ोसी अपने पापा लोगों के साथ बैठते हैं तो क्या कहते हैं, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? तो पापा कहते हैं कि मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है। तो क्या कहते, लोग कहते हैं कि मेरे बेटे का तो सिलेक्शन हो गया। तो उस समय पापा के दिल पर क्या बीतती होगी, ये आप सभी को पता है। तो वही कह रहा है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, और जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है उनको भी करके दिखाना है। माता पिता की मेहनत को रंग लाना है। ठीक है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शटर्स आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सभी साथी छाप के बताएंगे कि जो आपका रेड शटर्स आंदोलन था ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखो भारत की सीमा के नज़दीक, लगभग भारत उस समय पाकिस्तान जो भारत की सीमा में इंक्लूड था। ठीक है, तो पाकिस्तान की सीमा थी ये अफगानिस्तान, ये हो गया आपका अफगानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है, ये उस समय इंडिया था क्योंकि आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो यही सीमा पर, इस सीमा पर सीमांत गांधी ने, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खां जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसे कहते थे रेड शटर्स आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन। क्या कहते थे? लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, क्या कहते थे? लाल कुर्ती आंदोलन। सभी लोग इसको छाप कर रखेंगे। ठीक है, किसने चलाया था तो बताना है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, इसी कारण, क्योंकि इन्होंने सीमा पर आंदोलन चलाया था तो इनको कहा गया था सीमांत गांधी। क्या कहा गया था? सीमांत गांधी। ठीक है, यदि पूछ ले सीमांत गांधी कौन थे तो आपको बताना है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और पहला 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 भारत रत्न पाने वाले, फर्स्ट भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? पहले विदेशी। ठीक है, विदेशी, क्योंकि ये अफगानिस्तान के थे। तो ये कौन थे तो आपको बताना है, ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको मिला था भारत रत्न। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे तो बताना है सीमांत गांधी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान जी। ठीक है, और इन्हीं को एक नाम से और जानते थे, इनका नाम था, क्या नाम था तो आपको बताना है खुदाई खिदमतगार। क्या नाम है? खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खिदमतगार, क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। ठीक है, क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। ठीक है, अच्छे से। यदि पूछ ले ये लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शटर्स आंदोलन कब चला था तो बताना है आपको 1929 में। कब चला था? 1929 में। ये भी छाप के रखेंगे। ठीक है, रेड शटर्स आंदोलन कब चला था तो आप सभी लोग बताएंगे कि ये आंदोलन चला था सर 1929 में। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है, तो बताना है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या होगा? क्या होगा इसका? क्या होगा? क्या होगी पुस्तक? इंडिया विंस फ्रीडम। क्या होगा? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इसको छाप के रखेंगे आप सभी लोग। क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, यदि पूछे सुभाष चंद्र बोस, देखो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी आए हैं, तो आपको याद रखना है इन्होंने 1939 में, कब? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, क्या की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में जब ये अध्यक्षता जीत गए थे कांग्रेस की, तो उस समय गांधी जी के द्वारा इनको थोड़ा इमोशनली कर दिया गया था, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और अपने लिए एक नई संस्था खोली थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, क्या खोली थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। देखो यदि पूछे बाल गंगाधर तिलक, तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है गीता रहस्य। क्या है? गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य। यदि पूछे ये किस जेल में रहे तो बताना है आपको मांडले जेल में। ठीक है, मांडले जेल में। ठीक है, मांडले जेल में रहे, यही पुस्तक मांडले जेल में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, गीता रहस्य। ठीक है, मांडले जेल कहाँ पड़ती तो बताना है आपको म्यांमार में। कहाँ पड़ती है? म्यांमार में। सभी लोग इसको भी छाप करेंगे रखेंगे। यदि पूछे इनकी दो पत्रिकाएं फेमस हैं, केसरी और मराठा। ठीक है, कौन सी? केसरी और मराठा। ये किसकी पत्रिका है तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, किसकी
ये किसकी पत्रिका है? तो आपको बताना है केसरी और मराठा पत्रिका बाल गंगाधर तिलक जी की है। ठीक है, सब लोग इसको भी छाप के रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रेड शटर आंदोलन किसने चलाया था? तो बताना है खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, इन्हीं को जानते थे सीमांत गांधी नाम से। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे क्लास को और लोगों को जोड़ने को आमंत्रण दे देंगे। ठीक है, चलते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां। देखो कह रहा है रेड शटर्स आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन भारत के पश्चिमोत्तर में सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा चलाया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक थे और खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है इस आंदोलन को। ठीक है, और इनको भी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी के साथ अगला क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? देखो जयप्रकाश नारायण, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आपका क्या कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को छाप के बताएगा कोई क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, इनको कहते हैं लोकनायक। क्या कहते हैं? लोकनायक। ठीक है, लोकनायक कैसे कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे। यदि पूछ ले आपसे, इन्होंने चलाई थी सर्वोदय योजना। क्या चलाई थी? सर्वोदय योजना। ठीक है, सर्वोदय योजना किसने चलाई थी? तो आपको बताना ये चलाई थी जयप्रकाश नारायण ने। कब चलाई थी? तो बताना है 1950 में। ठीक है, कब चलाई थी? 1950 में। ठीक है, यदि पूछ ले इनका संबंध किस राज्य से है? तो आपको बताना है बिहार से। ठीक है, बिहार से। ठीक है, अभी हाल ही में इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है बिहार में, शताब्दियारा नामक गांव में। ठीक है, इनका गांव था शताब्दियारा। ठीक है, यहाँ पर इनकी 14 फीट ऊंची एक कांसे की प्रतिमा, जिसका अनावरण किया है आपके गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, किसने किया है? अमित शाह ने। ठीक है, इसको भी याद रखना। यदि पूछे सर्वोदय योजना किसने चलाई? तो बताना है जयप्रकाश नारायण। यदि पूछे लोकनायक नाम से किसे जाना जाता था? तो बताना है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यदि पूछे किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार से संबंधित थे। सर्वोदय योजना कब चली? तो 1950 में चली। ठीक है, इसको भी याद रखना है। यदि पूछे देखो लोकनायक आया तो आपको यहाँ पर एक याद रखना है जननायक किसे कहते थे। ठीक है, जननायक। ठीक है, जननायक कैसे कहते थे? तो आपको बताना है कर्पूरी ठाकुर। किसको कहते थे? कर्पूरी ठाकुर को क्या कहते थे? जननायक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका कह रहा है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें कब मिला था? ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? तो आप सभी को छाप के रखना है कि जयप्रकाश नारायण जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1965 में। कब मिला था? 1965 में। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। ठीक है, यदि रेमन मैग्सेसे अवार्ड का इतिहास देखें तो ये बताना है आपको फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। कहाँ पर? मनीला में। ठीक है, मनीला में दिया जाता है। एक फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, इनकी विमान दुर्घटना में हो गई थी मृत्यु। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, इसे कहते हैं एशिया का नोबेल। क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल। ठीक है, सभी लोग इसको छाप के रखेंगे। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? तो बताना है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, ये कहाँ दिया जाता है? मनीला में, यानी कि फिलीपींस देश में। ठीक है, इसको भी छाप के रखेंगे। यदि पूछे जयप्रकाश नारायण को कब मिला? तो बताना है 1965 में। सभी लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है और 1957 में एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यदि पूछे जयप्रकाश नारायण को कब मिला? तो 1965 में। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। ठीक है, कह रहा है बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली नदी सोन नदी का उद्गम स्थान क्या है? सभी साथी छाप के बताएंगे कि सोन नदी का उद्गम स्थान क्या है, जो बिहार के पटना में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? अमरकंटक का पठार। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमरकंटक का पठार। ठीक है, अमरकंटक का पठार कहाँ पड़ता है? तो बताना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में। पूछे ये किसका हिस्सा है? तो बताना है आपको बघेलखंड का पठार का। किसका? बघेलखंड के पठार का। ठीक है, बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे। यदि पूछे ये हजारीबाग का पठार और पलामू का पठार ये किसका हिस्सा है? तो बताना ये सर छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। किसका? छोटा नागपुर के पठार का। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। ठीक है, एक आप लोग मैप बना लेंगे, मानचित्र बना लेंगे। सभी लोग छोटा सा प्यारा सा भारत का नक्शा बना लेंगे और यहाँ पर भारत में जितने भी पठार पाए जाते हैं उनको लिख लेंगे। ठीक है, क्या? जितने भी पठार भारत में पाए जाते हैं इनको लिख लेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। ठीक है, जितने भी पठार पाए जाते हैं मैं पॉइंट करूंगा उनको, आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, क्या करूंगा? पॉइंट करूंगा तो आप लोग, यार क्या हो रहा, इन पॉइंटों पे लिख लेना है। ठीक है, सभी को कौन से पठार कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सभी साथ ही छाप के रखेंगे इसको। ठीक है, जैसा भी बना है इसको देख लेना, थोड़ा मैं मार्क कर रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, यदि पूछे सबसे बड़ा पठार तो बताना है आपको दक्कन का पठार। ये कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का। ठीक है, यदि पूछे नीचे कौन सा पठार है तो आपको बताना है मैसूर का पठार। कौन सा? मैसूर का पठार। ठीक है, यदि पूछे यहाँ पर कौन सा पठार है तो आपको बताना है तेलंगाना का पठार। कौन सा? तेलंगाना का पठार। ठीक है, तेलंगाना का पठार। यदि पूछे यहाँ पर उड़ीसा राज्य में कौन सा है तो आपको बताना है यहाँ पर है सर दंडकारण्य का पठार। किसका है? दंडकारण्य का। किसका है? दंडकारण्य का। ठीक है, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, और यहाँ पर पूछे कौन सा पठार है तो बताना ये सर आपका छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यदि पूछे असम में कौन सा है, असम में तो बताना है करवी का पठार। क्या है? करवी का पठार। ठीक है, करवी का पठार। यदि पूछे मेघालय में कौन सा है तो आपको बताना है मेघालय का पठार। ठीक है, मेघालय में कौन सा है?
मेघालय का पठार, ठीक है। करबी का पठार कहाँ है तो आपको बताना है असम में, ठीक है। यदि पूछे मालवा का पठार कहाँ है तो बताना है मध्य प्रदेश, यहाँ पर हो गया मालवा, ठीक है। मालवा मध्य प्रदेश और राजस्थान में मालवा का पठार पड़ता है, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। यदि पूछे बघेलखंड तो बताना है बघेलखंड छोटा नागपुर के ऊपर एक पठार है, यहीं से निकलती है आपकी अमरकंटक पठार से। कौन सी नदी तो बताना है सोन नदी, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है सोन नदी, कहाँ से बघेलखंड पठार या अमरकंटक के पठार से, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, ठीक है। यदि पूछे बुंदेलखंड का पठार तो ये बहुत छोटा सा पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार पड़ता है आपका कहाँ पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो सोन नदी है कहाँ से निकलती है सोन नदी, तो आपको बताना है अमरकंटक के पठार से, ठीक है। अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, यह बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, ठीक है। सभी साथी इसको छाप के रखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, इरूला जनजाति कहाँ पाई जाती है। जो इरूला जनजाति है कहाँ पाई जाती है, देखो आपके लिए कुछ प्रमुख जनजातियां हैं उनका नाम लिख लेंगे, ठीक है। यदि पूछे कर्नाटक में कौन सी जनजाति पाई जाती है कर्नाटक में, तो आपको बताना है केवल कर्नाटक में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आपको बताना है बेदार जनजाति। कौन सी, बेदार जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति, बेदार जनजाति, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। यदि पूछे इरूला कहाँ पाई जाती तो आपको बताना है सर ये पाई जाती केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। कहाँ पर, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आपको बताना है सर यहाँ पर पाई जाती है इरूला जनजाति, ठीक। कौन सी जनजाति, इरूला जनजाति। यदि आपसे पूछ ले यहाँ पर कि तेलंगाना में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आपको बताना है सर तेलंगाना में एक जनजाति पाई जाती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, इसको जानते हैं कापू नाम से। किसको, कापू नाम से जनजाति कहाँ पाई जाती, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यदि पूछे आसाम में कौन सी जनजाति पाई जाती, तो आपको याद रखना गारो खासी जयंतिया। कौन सी, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। इसी नाम से, इसी जनजाति के नाम पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, और तीनों ये जनजाति हैं, ठीक है। असम में पूछ ले, सभी को याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इरूला जनजाति कहाँ पाई जाती है तो बताना है केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। यदि पूछ ले मोपला जनजाति, कौन सी जनजाति, मोपला। देखो आपको पता होगा 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, 1921 में। तो किसने किया था तो बताना ये मोपला जनजाति ने। ये कहाँ किया था तो सर बताना है केरल में। कहाँ पर, केरल में एक स्पेशल जनजाति पाई जाती है जो मोपला है, ठीक है। इसी जनजाति ने मोपला विद्रोह 1921 में किया था, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कुछ तमिलनाडु की जनजातियां हैं जो नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती हैं, ठीक है। इनको भी छाप लेंगे सभी लोग। एक तो होती है कोट, आपकी कोट, टोंड जनजाति, टोंड जनजाति के बाद कुरुबा जनजाति, कुरुबा के साथ में पाई जाती है वदागा, ठीक है। वदागा, इसको भी छाप लेंगे सभी लोग जल्दी से, सभी लोग इसको छाप के रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरूला जनजाति कहाँ पाई जाती है तो बताना है केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ठीक है। कह रहा है झंडा गीत किसने लिखा था, सभी लोग छाप के बताएंगे झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। यदि पूछे झंडा गीत, यहाँ पर झंडा गीत पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान नहीं पूछ रहा है, झंडा गीत किसने लिखा तो आपको बताना है श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा। किसने लिखा है, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी, ठीक है। यदि पूछ ले आपसे वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, कौन सा गीत, राष्ट्रीय गीत, ठीक है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो बताना वंदे मातरम। कौन सा है, वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। ये किसने लिखा है तो बताना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये कहाँ लिखा है तो बताना है इनकी पुस्तक थी आनंद मठ। कौन सी पुस्तक थी, आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ पुस्तक में था, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। यदि पूछे राष्ट्रगान, क्या पूछ ले आपसे राष्ट्रगान किसने लिखा है, राष्ट्रगान, तो आपको बताना है इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है, राष्ट्रगान, ठीक है। राष्ट्रगान किसके स्वागत में लिखा था तो बताना है इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज पंचम। कौन था, जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। जॉर्ज पंचम, ठीक है। जॉर्ज पंचम के आगमन पर, और मैडम मैरी, कौन थी, मैडम मैरी के स्वागत में इन्होंने क्या लिखा था, राष्ट्रीय गीत। वही भारत का बन गया राष्ट्रीय गीत। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और सॉरी, राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रगान लिखा है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यदि पूछे राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यदि पूछ ले आपसे झंडा गीत किसने लिखा है तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। सभी लोग इनको अच्छे से छाप के रखेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, चिंता नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना। कह रहा है पीपली घाट दर्रा किस पर्वत का भाग है। देखो पीपली घाट दर्रा, ये दर्रा अक्सर कम चर्चा में रहता है, ठीक है, कम चर्चा में। ये कहाँ पर है तो आपको बताना है सर ये अरावली श्रेणी में। कहाँ पर, अरावली श्रेणी में। कौन सा दर्रा है, पीपली घाट दर्रा, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी में, ठीक है। यदि पूछ ले पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं तो आपको याद रखना है। देखो ये रहा आपका मुंबई, ये मुंबई रहा, ये रहा नासिक, और ये रहा पुणे। क्या रहा, पुणे। यदि पूछे मुंबई और नासिक को कौन जोड़ता है तो आपको बताना है सर मुंबई और नासिक को जोड़ता है आपका थालघाट। क्या जोड़ता है, थालघाट, ठीक है। क्या जोड़ता है थालघाट, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। मुंबई और नासिक को कौन जोड़ता है, थालघाट, ठीक है। और मुंबई और पुणे को कौन जोड़ता है, मुंबई पुणे को
तो आपको याद रखना है सर यहाँ पर जोड़ता है भोरघाट। कौन सा? भोरघाट। क्या जोड़ता है? भोरघाट। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। भोरघाट कैसे जोड़ता है? तो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ठीक है, यदि पूछ ले पालघाट, पालघाट दक्षिण में पड़ता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। यदि पूछ ले आपसे पालघाट, क्या पूछ ले? पालघाट, तो आपको बताना है सर ये कहाँ, किसको? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर को जोड़ता है कोच्चि से। किससे? कोच्चि से। ठीक है, कोच्चि से। कोयम्बटूर को कोच्चि से कौन जोड़ता है? तो आपको याद रखना है ये जोड़ता है सर पालघाट। क्या जोड़ता है? पालघाट गैप। ठीक है, पालघाट दर्रा। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। यदि पूछ ले पीपली घाट दर्रा कहाँ पर है, तो आपको बताना है सर ये दर्रा है अरावली पर्वत में। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। ठीक है, यदि पूछ ले नाथूला दर्रा, क्या पूछ ले आपसे? यदि पूछ ले नाथूला दर्रा, नाथूला दर्रा, तो आपको बताना है ये रेशम मार्ग के लिए फेमस है। फेमस था प्राचीन काल में, रेशम व्यापार के लिए। ठीक है, रेशम व्यापार के लिए कौन सा दर्रा था? नाथूला। ये प्राचीन काल में कनिष्क, ये किसने बनवाया था बताना है आपको? कनिष्क ने। किसने बनवाया था? कनिष्क के द्वारा बनवाया गया था ये दर्रा। ठीक है, भारत चीन व्यापार होता है इससे। क्या होता है? भारत और चीन व्यापार। ठीक है, भारत चीन व्यापार। और आपको ये भी याद रखना है 1962 के युद्ध के समय इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1962 के समय इसको बंद कर दिया गया था। और कोलंबो समझौता के तहत, कोलंबो समझौता के तहत इसको 2006 में पुनः चालू कर दिया गया है। ठीक है, कोलंबो में एक समझौता हुआ था, उसके तहत इसको पुनः 2006 में चालू कर दिया गया है। ठीक है, नाथूला दर्रा। ठीक है, नाथूला दर्रा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो प्राचीन काल में यह व्यापार, रेशम के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और यह दर्रा कनिष्क के द्वारा बनाया गया है और भारत चीन सीमा पर है। और पूछ ले किस राज्य में है, तो आपको बताना है सभी को ये सिक्किम में है सर। कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक है, किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। ठीक है, अच्छे से छाप लेंगे सभी लोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत में पीपली घाट दर्रा है। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा बनाने वाली नदी है? ठीक है, डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपको याद रखना है जो नदियां कहाँ गिरती हैं, जो नदियां आपकी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे। देखो, जो नदियां पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ठीक है, कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगी? जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा। सभी लोगों को छाप के रखना है, क्या बनाती हैं? डेल्टा। ठीक है, ये नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, सभी लोग इसको छाप के रखेंगे। यदि पूछे, देखो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बाद फिर हो गई गंगा। क्या हो गई? गंगा। ठीक है, गंगा के बाद हो गई महानदी। क्या हो गई? महानदी। महानदी के बाद हो गई आपकी, क्या हो गई? महानदी के बाद हो गई कृष्णा, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा के बाद हो गई गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। गोदावरी के बाद हो गई आपकी कावेरी। कौन सी? कावेरी। ठीक है, कावेरी। कावेरी के बाद हो गई वैगई नदी। ठीक है, वैगई। ठीक है, ये कौन सी नदियां हैं? ये आपकी नदियां सारी की सारी गिरती हैं कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पहली तो ब्रह्मपुत्र हो गई, फिर गंगा हो गई, गंगा के बाद महानदी हो गई, महानदी के बाद कृष्णा हो गई, कृष्णा के बाद गोदावरी हो गई, गोदावरी के बाद कावेरी हुई, कावेरी के बाद वैगई हो गई। ठीक है, सभी साथी इसको छाप के रखेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो पश्चिम बंगाल में गिरेगी? देखो, गंगा, ताप्ती, कृष्णा। देखो, ताप्ती नदी है जो आपकी, ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई। ठीक है, नर्मदा ये कहाँ गिरती हैं? तो आपको याद रखना है ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया। देखो यहाँ पर नर्मदा दिया, अभी बताया ये अरब सागर में गिरती, तो ये भी कट गया। यहाँ पर दिया है गंगा, कावेरी और महानदी। देखो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ऑप्शन काटना सीखना है। ठीक है, यदि मुझे नर्मदा और ताप्ती, देखो ये अभी बताया, ये कहाँ गिरती है? ये पश्चिम में गिरती है, यानी पश्चिमी घाट में। तो ये नर्मदा और ताप्ती ये डेल्टा नहीं बनाती। ये क्या बनाती हैं? तो बताना है ये मुहाना बनाती है। क्या बनाती है? मुहाना, मुहाना या एस्चुअरी। ठीक है, एस्चुअरी। ठीक है, एस्चुअरी। ठीक है, इसको भी याद रखना है, क्या बनाती है? मुहाना या एस्चुअरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी, गंगा और महानदी। देखो यही क्रम है नदियों का, सभी लोग छाप लेंगे इनको। कौन कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है ये भी क्वेश्चन पूछता है, और ये भी पूछता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है या नहीं बनाती है। ठीक है, सभी लोगों को छाप के रखना है इसको अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले देखो कह रहा है पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? सभी लोग छाप के बताएंगे जो आपका पश्चिमी समुद्र तट है इस पर वर्षा किस मानसून से होती है। सभी लोग छाप के बताएंगे जल्दी से। ठीक है, सभी साथी एक बार से फिर से क्लास को शेयर कर देंगे और लोगों को जोड़ लेंगे। ठीक है, सभी अपने जितने भी ग्रुप होंगे आपके उनमें सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, साथी बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में। ठीक है, तो पूछ रहा है, कह रहा है भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? सभी लोग छाप के रखेंगे कि जो पश्चिमी तट पर वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिमी मानसून। सबसे पहले तो आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिमी मानसून। देखो इस तरह से जो मानसून अरब सागर से उठता है, कहाँ से? अरब सागर से। ठीक है, अरब सागर से जो मानसून उठता है वो वर्षा कहाँ कराता है?
तो आपको बताना ये पश्चिमी घाट में, कहाँ पर कराता है, पश्चिमी घाट में पूरे में, ठीक है। इसी मानसून से वर्षा आपके उत्तर प्रदेश में भी होती है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश में होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा। सभी लोग छाप के रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। यदि पूछ ले बंगाल की खाड़ी में जो मानसून उठता है इसमें वर्षा कहाँ से होती है, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, इसमें वर्षा होती है कोरोमंडल तट में, कहाँ पर, कोरोमंडल तट में, ठीक है, तमिलनाडु में। और यहाँ पर वर्षा कैसे होती है तो बताना, ये मानसून पहले हिमालय में जाता है, फिर लौटता है, ठीक है, लौटता है, हिमालय के बाद लौटता है, उसके बाद लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तो आपको बताना है तमिलनाडु में, कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, तमिलनाडु में वर्षा कहाँ से होती है तो बताना बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से और लौटते हुए मानसून से, ठीक है, लौटते हुए मानसून से, ठीक है। लौटेगा मानसून हिमालय से टकरा के तो वर्षा करेगा तमिलनाडु में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको याद रखना आपको। इसको आपको याद नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर भी समुद्र है, यहाँ से उठकर वर्षा नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो तमिलनाडु में वर्षा कहाँ से होती है तो बताना है लौटते हुए मानसून से, ठीक है, ठीक है, कहाँ से होती है, लौटते हुए मानसून से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा निम्न में से किस मानसून पर। देखो अभी आपको बताया पश्चिमी समुद्र तट, ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण और पश्चिम हो गया। देखो ये यहाँ पर हो गया पश्चिम, यहाँ पर हो गया दक्षिण, तो ये कौन सा मानसून है, अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। इसी से मानसून से वर्षा होती है आपके उत्तर प्रदेश में, सभी लोग इसको भी छाप लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। कह रहा है निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है, सभी लोग छाप के बताएंगे भूरा कोयला किसे कहा जाता है। देखो कोयला कितने प्रकार का होता है तो आपको याद रखना है सर, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। नंबर 1 पर सबसे अच्छा हो गया एंथ्रेसाइट, क्या हो गया, एंथ्रेसाइट, ठीक है। नंबर 2 पर क्या हो गया तो बताना है आपको सर बिटुमिनस, क्या हो गया, बिटुमिनस, ठीक है। नंबर 3 पे पूछे, नंबर 3 पे तो आपको बताना है सर नंबर 3 पे हो गया आपका लिग्नाइट, ठीक है। और नंबर 4 पे पूछे तो आपको याद रखना ये हो गया पीट, क्या हो गया, पीट, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप लेंगे। यदि पूछे एंथ्रेसाइड में कार्बन की मात्रा कितनी है तो आप सभी को बताना है एंथ्रेसाइड में सर कार्बन की मात्रा पाई जाती है 90 से 95%, ठीक है। इसलिए इसको सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, सबसे ज़्यादा जलता है, ठीक है। यदि पूछे बिटुमिनस में आपको बताना है 75 से 80%, ठीक है, 75 से 80%। सभी लोग इसको छाप के रखेंगे। इसमें क्या पाई जाती है, कार्बन की मात्रा, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का सबसे अच्छा कोयला है। यदि पूछे लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट में आपको बताना है सर इसमें पाई जाती है मात्रा 35 से 40%, कितनी, या 28 से 30 मान लें या 30 से 35 मान लें, ठीक है। 28 से 30 या 35 से 40 इतनी पाई जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको आपको याद रखना है, इसको कहते हैं भूरा कोयला, ठीक है, भूरा कोयला, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे, ठीक है। यदि पूछे पीट में मात्रा कितनी पाई जाती है तो आपको बताना है 15 से 20%, कितनी, 15 से 20% कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाती है तो पीट में, ठीक है। सबसे अच्छा पूछे तो एंथ्रेसाइट हो गया, ठीक है। यदि पूछे सेकंड नंबर पर बिटुमिनस हो गया, तीसरे नंबर पर लिग्नाइट, इसी को कहते हैं भूरा कोयला, क्या कहते हैं, भूरा कोयला, ठीक है। नंबर 4 पर क्या हो गया आपका, हो गया पीट या कोक, ठीक है, क्या हो गया, पीट, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूरा कोयला कैसे कहते हैं तो आपको याद रखना है लिग्नाइट को, ठीक है। कह रहा है वात्सल मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, वात्सल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, सभी लोग छाप के बताएंगे इसको, ठीक है। सभी लोग जल्दी से छाप देंगे। यदि पूछ ले आपसे वात्सल मेला कहाँ पर आयोजित होता है तो आपको बताना ये वात्सल मेला सर आयोजित होता है नई दिल्ली में, कहाँ पर, नई दिल्ली में। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, ठीक है। यदि पूछ ले भोपाल में तो बताना है भोपाल महोत्सव भोपाल में होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले मूंगफली महोत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट है मूंगफली महोत्सव, क्या, मूंगफली महोत्सव कहाँ होता है तो बताना है सर बेंगलोर में होता है, और कहाँ पर, कर्नाटक में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है तो बताना है कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में क्या होता है, मूंगफली महोत्सव। सभी लोग छाप के रखेंगे, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कुछ मेला है, आप नोट कर लीजिए मेरे साथ, कुछ मेला है आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली, क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। कुछ मेला है इनको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। यदि पूछ ले आपसे पुष्कर मेला, क्या, पुष्कर मेला, ठीक है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, पुष्कर मेला पूछा है ना कि महोत्सव, ठीक है। यदि पूछ ले पुष्कर महोत्सव तो ये भी छाप दीजिए, पुष्कर महोत्सव और पुष्कर मेला, ठीक है। पुष्कर मेला पूछे तो बताना है आपको राजस्थान, कहाँ पर, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। यदि पूछे पुष्कर महोत्सव तो बताना है सर ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। यदि पूछे पुष्कर मेला कहाँ पर तो राजस्थान में। और यदि आपसे पूछ ले सूरज कुंड मेला, क्या, सूरज कुंड मेला, ठीक है, सूरज कुंड मेला, ठीक है। सूरज कुंड मेला पूछ ले तो आपको बताना है सर ये होता है फरीदाबाद, कहाँ पर, फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद में क्या होता है सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है तो आपको बताना है हरियाणा में, ठीक है। यदि पूछ ले कैलाश मेला, क्या पूछ ले, यदि आपसे पूछ ले सर कैलाश मेला कहाँ होता है, कैलाश मेला, ठीक है, कैलाश मेला, ठीक है। कैलाश मेला भी छाप के रखना है। ये आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में होता है, कहाँ पर, आगरा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसको भी सभी लोग छाप के रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वात्सल मेला नई दिल्ली, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। सभी लोग छाप के बता देंगे इसको, ठीक है।
इसके मरुस्थल होने का कारण क्या है? क्योंकि ये महाद्वीप अक्सर ठंडा रहता है, ठीक है, ये महाद्वीप ठंडा रहता है। तो ठंडा महाद्वीप कौन रहेगा? तो आपको बताना ये यूरोप है, ठीक है सर। कौन है? यूरोप। सभी लोग छाप के रखेंगे। यदि पूछे कौन सा महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है, यहाँ पर मरुस्थलों की संख्या पूछे तो शून्य, ठीक है। कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। यदि पूछे एशिया में कितने मरुस्थल हैं, तो आपको याद रखना है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मरुस्थल है। एक तो थार हो गया अपने भारत पाकिस्तान में, ठीक है, भारत पाकिस्तान में, ठीक है। एक पूछ ले टकला मकान, ठीक है, टकला मकान, टकला मकान कहाँ है? तो आपको बताना है सर ये चाइना में, ठीक है, चमगादड़पुर में, ठीक है। कहाँ पर है? चाइना में, ठीक है। यदि पूछ ले गोभी का मरुस्थल कहाँ है, गोभी का मरुस्थल, तो आपको बताना है सर ये मंगोलिया में। कहाँ पर? मंगोलिया में। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। मंगोलिया में क्या है? गोभी का मरुस्थल, ठीक है। यदि पूछ ले अल नैफूद कहाँ है, कल बताया था आपको अल नैफूद कहाँ पर है, तो बताना है सर ये सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में। इसको याद रखेंगे एशिया के मरुस्थलों को, ठीक है। यदि पूछ ले अफ्रीका के मरुस्थल, तो आपको बताना है सहारा, ठीक है। कौन सा? सहारा। सहारा मरुस्थल सर कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में, ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखना है यहाँ पर सहारा के अलावा एक पड़ता है कालाहारी, ठीक है। क्या पड़ता है? कालाहारी मरुस्थल। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी। ये कहाँ पर पड़ता है? तो बताना है बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे बोत्सवाना और नामीबिया की सीमा पर, ठीक है। यदि पूछे सहारा, तो अफ्रीका में, और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म गर्म नहीं है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ठीक है। यहाँ देखो वह स्थान जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और मिट्टी वहाँ की रेत की तरह हो जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। यदि पूछे ऑस्ट्रेलिया, देखो यदि पूछे ऑस्ट्रेलिया, तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का देश। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश, ठीक है। प्यासी भूमि का देश क्या किसे कहते हैं? आप राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है आपको। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो बताना है ऑस्ट्रेलिया को सर। किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में 5 मरुस्थल है, ठीक है। कितने हैं? 5। सभी लोग छाप के रखेंगे। पहला मरुस्थल है आपका ग्रेट विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया, ठीक है। विक्टोरिया मरुस्थल पूछे कहाँ पर है, तो बताना है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यदि पूछे और अगला कौन सा है, अगला आपको बताना है ग्रेट सैंडी। कौन सा? ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ये कहाँ पर है, तो भी बताना है आपको ऑस्ट्रेलिया में। यदि पूछे अगला अगला कौन सा है, अगला बताना है ग्रेट सिम्पसन। कौन सा? ग्रेट सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपको बताना है ये भी ऑस्ट्रेलिया में। यदि पूछ ले अगला अगला कौन सा है, तो बताना है ग्रेट गिब्सन, ठीक है। कौन सा? गिब्सन, ग्रेट गिब्सन, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। यदि पूछे अगला कौन सा है, तो आपको देना है स्टुअर्ट मरुस्थल। कौन सा? स्टुअर्ट मरुस्थल, ठीक है। स्टुअर्ट मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 5 मरुस्थल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। कौन सा हो गया? विक्टोरिया हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, ग्रेट सिम्पसन हो गया, ग्रेट गिब्सन हो गया और स्टुअर्ट मरुस्थल, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कितने मरुस्थल? 5 मरुस्थल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, तो आपको याद रखना है यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, ठीक है। कह रहा है सहभोजता क्या है, क्या होता है? सभी लोग छाप के बताएंगे सहभोजता क्या होता है, ठीक है। सभी साथी छाप के बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सहभोजता क्या है, ठीक है। देखो जैसे कोई दो जानवर हैं, दो जानवर, ठीक है। ऐसे जानवर देखो एक जाति को दूसरे से कोई लाभ प्राप्त हो, देखो जैसे ये है ए, इसको इससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, लाभ हो रहा है बी से, ठीक है। इसको इससे लाभ हो रहा है, परंतु इसको ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती। देखो कैसे, देखो एक आपका व्हेल होता है, व्हेल के साथ एक जीव रहता है, व्हेल के ऊपर रहता है, मतलब पीठ पर परमानेंट ही रहता है, वो आराम करता रहता है। उसका नाम है वर्नेकल। क्या नाम है? वर्नेकल, ठीक है। वर्नेकल मछली होती है ये, ठीक है। क्या होती है? वर्नेकल मछली। ये किसके पीठ पर रहती है, तो आपको बताना व्हेल के पीठ पर। देखो इसमें वर्नेकल मछली को तो आराम हो रहा है, देखो ए को आराम हो रहा है बी से, ठीक है, परंतु बी को कोई आराम नहीं, ना तो फायदा है ना कुछ। ये वर्नेकल मछली है, व्हेल देखो ना तो इसको खाती है और इसको ना इससे कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं वर्नेकल को। तो इससे क्या हो गया, वह जाति जो एक से ए से बी को तो लाभ होता है, परंतु बी को ए से कोई लाभ नहीं होता है। यानी कि ए को तो लाभ हो रहा है बी से, परंतु बी को ए से कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? सहभोजता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सहभोजता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहभोजी। क्या हो जाएगा? सहभोजी लाभान्वित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सहभोजता कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी है। तो कह रहा है एक जाति दूसरी जाति को लाभ होता है, लेकिन दूसरी जाति को पहली से ना तो लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। देखो इतना छोटा वर्नेकल मछली इतने बड़े व्हेल का क्या बिगाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा? इसको ना तो हानि होगी ना ही लाभ होगा, तो व्हेल के ऊपर ये परमानेंट रहती है, ठीक है। इसको याद रखना है, अच्छे से समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है। देखो वे जीव जो शाकाहारी होते, क्या शाकाहारी होते, कौन से? शाकाहारी। इनको क्या कहते हैं? शाकाहारी होते हैं। इनको क्या कहते हैं? तो आपको बताना है सर, इनको कहते हैं आपका क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर देख लीजिए जो पेड़ पौधों पर या फलों पर डिपेंड रहते हैं उनको कहते हैं
प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिरण। ठीक है, हिरण, क्योंकि यहाँ पर शेर हो जाएगा आपका, मांस खाता है। पादप ये और ये नहीं होगा। ठीक है, पादप नहीं होगा। मेढक पूछ ले, ये भी मांस खाता है, तितलियां वगैरह खाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं तो ये हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। देखो इसमें हो गया आपका, एक तो हिरण हो गया, हिरण के साथ साथ आपको याद रखना है गाय। ठीक है, गाय, गाय के साथ रखना है बकरी। ठीक है, बकरी, बकरी के साथ रखना है भैंस। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, बंदर, हाथी और भेड़ वगैरह ये सब कैसे हैं तो बताना है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, सभी लोग छाप कर रखेंगे। यदि पूछे द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय में कौन से हो जाते हैं? जो मांस खाते हैं। ठीक है, मांस खाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। जैसे शेर हो गया, शेर हो गया, मेढक हो गया, क्या हो गया? मेढक हो गया, मेढक के साथ लोमड़ी हो गया, आपका लोमड़ी हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। छिपकली हो गया। ठीक है, क्या हो गया? छिपकली हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, यदि पूछ ले तृतीय उपभोक्ता, देखो जो उपभोक्ता मांस के साथ साथ फल पौधे सब खाते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया। मनुष्य क्या है? मनुष्य आपको देखा हो, कुछ लोग मांस भी खाते हैं, कुछ लोग शाकाहारी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपके तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, क्या हो गया? तृतीय उपभोक्ता। सभी को याद रखना है इसको। तृतीय उपभोक्ता मनुष्य हो गया, और कुत्ता हो गया आपका, कुत्ता, कुत्ता घर में रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया तृतीय उपभोक्ता। जैसे सांप, सांप ने देखा होगा आप, दूध भी पीता है। और क्या होता है? कहते हैं वैसे दूध पीता है लेकिन दूध नहीं पीता। सांप यदि दूध पी लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सांप को लोगों ने इसको तृतीय उपभोक्ता में रखा है। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। तो प्राथमिक उपभोक्ता हिरण हो गया। ठीक है, सभी लोग छाप के रखें। देखो नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी नींद का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? सभी लोग छाप के बताएंगे जल्दी से। ठीक है, नींद का अध्ययन क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है, नींद का अध्ययन होता है सर हिप्नोलॉजी। क्या होता है? हिप्नोलॉजी। ठीक है, देखो आपने देखा होगा हाइपो क्या कहते हैं उसको, जो किसी से सच्चाई उगलवानी हो तो उसको हिप्नोलॉजिस्ट कर देते हैं, कुछ स्पेशल लोग होते हैं। ठीक है, सभी ने देखा होगा कि उसको हिप्नोलॉज कर दो और उससे सारी की सारी चीज़ें पूछ लो। जैसे आपने देखा होगा किसी कुत्ते को आपने 2-3 बार छाती पर उसके हाथ फेर दिया तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? नींद में डाल देते हैं, यानी कि वो सोता नहीं है, अर्ध नींद में होता है। तो नींद का अध्ययन क्या हो गया? हिप्नोलॉजी हो गया। ठीक है, यदि पूछ ले आपसे पोमोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी क्या है, तो आपको छाप के रखना है सर पोमोलॉजी होता है आपका फलों का अध्ययन। क्या होता है? फलों और सब्जियों का अध्ययन। ठीक है, क्या होता है? फलों एवं सब्जियों का अध्ययन। ठीक है, फलों और सब्जियों का अध्ययन क्या हो जाएगा आपका? पोमोलॉजी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर पोमोलॉजी क्या हो जाएगा? सब्जी नहीं लिखना है आपको, फल लिखना है केवल। ठीक है, पोमोलॉजी क्या हो जाएगा? फलों का अध्ययन। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। ठीक है, यदि पूछे हिप्नोलॉजी तो बताना नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। ठीक है, यदि पूछे गैस्ट्रोलॉजी, यहाँ पर गैस्ट्रो होगा, गैस्ट्रो नहीं होगा। ठीक है, गैस्ट्रोलॉजी पूछ ले तो आपको बताना गैस्ट्रोलॉजी, देखो पेट के अंदर का अध्ययन किया जाता है इसमें। पेट के अंदर का ये आंत वगैरह है, लीवर है, इसका अध्ययन करेंगे तो क्या क्या कहलाएगा? तो बताना आपको गैस्ट्रोलॉजी। ठीक है, यदि पूछे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिस्ट आपने देखा होगा हाथ दिखाने जाते हैं, पंडित लोग होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्योतिष विज्ञान। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। ठीक है, सभी साथी। ठीक है, यदि पूछे आपसे यहाँ पर हृदय का अध्ययन, ठीक है, हृदय का अध्ययन, सभी लोग छाप के बताएंगे हृदय का अध्ययन क्या कहते हैं? तो बताना है सर इसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप रखेंगे। सभी लोग छाप लेंगे इसको। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। यदि पूछे नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं तो बताना है हिप्नोलॉजी। हिप्नोटाइज कर देते हैं लोगों को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हिप्नोलॉजी। यदि पूछे चावल का प्राचीन नाम क्या है? सभी लोग छाप के बताएंगे जो हमारा चावल होता है इसका प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे। इसका नाम होता है व्रही। क्या होता है? चावल का प्राचीन नाम क्या होता है? व्रही होता है। ठीक है, चावल का प्राचीन नाम क्या होता है? तो सभी लोग रखना है इसका प्राचीन नाम है चावल का व्रही। ठीक है, तो बताना है चावल के खेत से, चावल यानी कि धान के खेत से। ठीक है, धान से ही चावल प्राप्त होता है, तो चावल के खेत से क्या निकलती है? धान के खेत से। तो बताना है आपको CH4। ठीक है, मीथेन गैस। कौन सी गैस? CH4 मीथेन गैस। ठीक है, इसी को कहते हैं मीथेन गैस। CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पूछे चावल, धान का कटोरा कैसे कहते हैं? धान का कटोरा, धान का कटोरा, तो आपको याद रखना है इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ को। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चावल का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्रही नाम है। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे। ठीक है, कह रहा है कितने डिग्री अक्षांश को विषुवत कहा जाता है? विषुवत रेखा कैसे कहते हैं? देखो ये रही आपकी प्यारी सी पृथ्वी। क्या हो गई? पृथ्वी। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको बना लेंगे। ये मैप जो है इसको आप बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे? मैप। ठीक है, यदि पूछ ले आपसे ये पहली, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर पृथ्वी से आपकी 5 लाइनें गुजरती हैं। कौन सी? 5 काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, इसको सभी लोग छाप के रखेंगे। ठीक है, कितनी रेखाएं? तो सभी को बताना है 5 रेखाएं। सर कितनी रेखाएं? 5 रेखाएं। ठीक है, कितनी रेखाएं गुजरती हैं? 5 रेखाएं। सभी लोग इसको छाप के रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ यदि आपसे पूछ ले 66.66 डिग्री नॉर्थ,
66 सही 1/2 नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। तो इसको क्या कहते हैं, तो सर बताना है, इसको कहते हैं आर्कटिक। क्या कहते हैं, आर्कटिक, आर्कटिक रेखा, ठीक है। आर्कटिक रेखा कैसे कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ को। यदि पूछे 23 सही 1/2 नॉर्थ को क्या कहते हैं, तो सर बताना है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। सभी लोग इस तरह का मैप बना लेंगे। यदि पूछ ले आपसे ये आपकी 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा, ठीक है। राइटिंग पे नहीं जाएंगे, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री होता है, एक हो गया। 0 के बाद फिर आ जाएगा आपका 23.5 डिग्री, ये हो जाएगा लेकिन साउथ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है, इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है। यदि पूछे 66 सही 1/2 डिग्री और साउथ नीचे जाएंगे तो इसको कहेंगे अंटार्कटिक रेखा। क्या कहेंगे, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। अंटार्कटिक रेखा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछा है क्या है, विषुवत पूछा है, तो बताना है 0 डिग्री, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका एक बार इससे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री, तो बताना है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोब में 180 नहीं होता है, ठीक है, इसको याद नहीं रखना है। 180 में होता है देशांतर, ठीक है, ठीक है। अक्षांश पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो 0 डिग्री हो गया आपका विषुवत या भूमध्य, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। सुनहरी क्रांति है जो आपकी इसका संबंध किससे है, ठीक है, ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको बताना है सर इसका संबंध है आपसे फलों से, ठीक है। फलों के उत्पादन से क्या कहते हैं, सुनहरी क्रांति, ठीक है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभी आपको बताया था, ठीक है। जल्दी छाप देंगे एक बार फिर से, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। यदि पूछे फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो बताना है इसको कहते हैं सुनहरी क्रांति, ठीक है। यदि पूछ ले सर तिलहन का उत्पादन क्या होता है, तो आपको बताना है पीली क्रांति। कौन सी, पीली क्रांति, ठीक है। पीली क्रांति किसे कहते हैं, तिलहन का उत्पादन। इसी से तेल निकाला जाता है, ठीक है, तिलहन से, ठीक है। जैसे इसमें सरसों हो गया आपका, और क्या हो गया, और होते हैं, ठीक है। जैसे आपका मूली हो गया वगैरह, मूरी का तेल निकाला जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। तिलहन का उत्पादन क्या हो जाएगा, पीली क्रांति, ठीक है। यदि पूछे उर्वरक का उत्पादन, एक छाप के रखेंगे यहाँ पर, तिलहन 2 दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी आंसर पीली क्रांति हो जाएगा। यदि पूछ ले आपसे उर्वरक उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति होती है, ठीक है। उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति होती है, तो आपको बताना है खाद्य उत्पादन या उर्वरक उत्पादन से होती है सर आपकी भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति, भूरी क्रांति। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। भूरी क्रांति किससे हो गई, उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फलों का अध्ययन क्या, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है, तो सुनहरी क्रांति, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। कह रहा है त्योहारों के नगर के रूप में किसे जाना जाता है, सभी लोग छाप के बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक नगर है जिसको त्योहारों के नगर के नाम से जाना जाता है, सभी लोग छाप के बता देंगे, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले मदुरई, ठीक है, मदुरई, तो इसी को बताना है आपको। मदुरई ये कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है ये, तो आपको बताना है सर ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु। मदुरई को क्या कहते हैं, त्योहारों का नगर कहते हैं, ठीक है। काशी और वाराणसी, ठीक है, काशी वाराणसी या बनारस, ठीक है, बनारस, ठीक है। इसको याद रखना है, ये एक ही सिटी का नाम है, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार, तो आपको बताना है यहाँ पर हरिद्वार कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में, ठीक है, यूके में, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। इसको भी याद रखना है आप सभी को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्योहारों का नगर क्या है, मदुरई। मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, मीनाक्षी मंदिर, तो आपको बताना है मदुरई में, ठीक है, ठीक है सर। कहाँ पर है, तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। यहीं पर एक है राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, ठीक है, राजेश्वर मंदिर, ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर। इसी को कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर। क्या कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर। कोई छाप के बताएगा इसको किसने बनवाया था, ठीक है। सभी लोग छाप के देंगे कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था। यदि पूछे त्योहारों का नगर, तो मदुरई हो गया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सभी लोग छाप के बताएंगे उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। यदि आपसे पूछे भारत में कुल कितने रेल जोन है, तो आपको बताना है कितने रेल जोन है, तो बताना है सर यहाँ पर 18 रेल जोन है, ठीक है। यदि पूछे कोलकाता मेट्रो को इसी में भी शामिल किया जाए, ठीक है। कोलकाता जो आपका मेट्रो है ये अलग से एक रेल जोन है, ठीक है। क्या है, रेल जोन, ठीक है। ये कौन सा है, रेल जोन है, ठीक है। कोलकाता मेट्रो भी एक रेल जोन है, मेट्रो को भी रेल जोन बना दिया गया है, ठीक है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। यदि पूछ रहे लेटेस्ट रेल जोन कौन सा है, लीटेस्ट इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय लीटेस्ट रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो बताना है सर इसका मुख्यालय है सर कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। सभी लोग छाप लेंगे इसको, ठीक है। लेटेस्ट मुख्यालय जो आपका 18वां बना है विशाखापट्टनम में, इसका मुख्यालय कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यदि पूछे उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बताना है सर इसका मुख्यालय है जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। यदि पूछे मिडिल का कहाँ है, तो इलाहाबाद में, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको भी। यदि पूछ ले आपसे पश्चिमी का, केवल पश्चिमी का पूछे तो बताना है मुंबई में, ठीक है। यदि पूछे उत्तर पश्चिम का, तो बताना है जयपुर में, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे, ठीक है।
तो इसका टोटल रेल जोन कितने हैं, तो 18 हैं। ठीक है, यदि पूछे दिल्ली कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो नहीं, कोलकाता मेट्रो, ठीक है, कोलकाता मेट्रो भी एक स्पेशल रेल जोन है। ठीक है, जो मेट्रो है ये आपका स्पेशल से एक रेल जोन है। टोटल 18 है और लेटेस्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी का, तो बताना है जयपुर में सर। ठीक है, यदि पूछे पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने के योग्य बनाते हुए क्या कहलाते हैं, सभी लोग छाप के बताएंगे। देखो, जैसे हम रह रहे हैं, हम अपने मकान में रह रहे हैं, आवास में रह रहे हैं, कोई जानवर है वो अपने आवास में रह रहा है, जैसे शेर रहता है उसकी एक सीमा होती है। ठीक है, उसकी एक सीमा होती है। ठीक है, वो उस सीमा के अंदर रहता है, तो उसको क्या होता है, तो आपको बताना है उसको सर क्या होता है, ये सब उसको अनुकूल होता है। क्या होता है, अनुकूल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूल। जहां हम रहेंगे, जो हमारे लिए अनुकूल जगह हुई वहीं तो रहेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूल। सहजीवी कौन से होते हैं, सभी लोग छाप के बता देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पौधे और जंतुओं के विशिष्ट रूप से पाए जाने वाले लक्षण जो आवास विशेष में रहने के योग्य बनाते हैं, तो बताना है अनुकूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो साथी यार बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में। ठीक है, एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आपके लिए लूसेंट का भंडारा सीरीज अभी चलती रहेगी। ठीक है, लूसेंट का भंडारा सीरीज अभी आपकी शुरू हुई, लूसेंट सीरीज। ठीक है, सभी लोग इसको भी इससे जुड़ना ना भी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी लूसेंट से आपके क्वेश्चन बनते होंगे वो सारे के सारे करा दिए जाएंगे। ठीक है साथी, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखना अपना, तब तक के लिए जय हिंद।